बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिट्यूटरी कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड को। बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी नेक में पड़ा होता है और इससे एक चीज एक हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। और जिसको दो किस्म के हार्मोन होते हैं, T4 होता है और एक T3 होता है। T4 क्यों कहते हैं, T3 क्यों कहते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। T4 का दूसरा नाम ही थायरोक्सिन भी है और ये मेन हार्मोन है। ठीक है, इसके अलावा एक और हार्मोन T4 और T3 तकरीबन एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हार्मोन्स हैं, तो इनको हम एक ही हार्मोन कंसीडर करते हैं। और एक इसके अलावा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। उसका काम बिल्कुल T4 और T3 से जुदा है, उसका कोई और काम है। ठीक है, ये दो किस्म के हार्मोन इससे पैदा होते हैं। जब हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड को देखते हैं, अगर हम के कहाँ पर होता है, तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मेरे पास पिक्चर है तो ये देखें। बेसिकली ये आपके सामने एक पिक्चर आ चुकी होगी। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है गूगल से। ये बड़ा प्यारा करके उसने थायराइड ग्लैंड दिखाया हुआ है। इसमें अगर आपको ये देखें, ये थायराइड ग्लैंड है। मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। तो अगर आप इसको इसको देखेंगे तो इसमें दो लोग आपको नजर आ रहे हैं, एक ये लोग है और एक ये लोग है, और ये दरमियान में इससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों लोग को हम लोब्स ही कहते हैं, राइट और लेफ्ट लोब, और ये दरमियान वाले हिस्से को हम इस्थमस कहते हैं। इस्थमस, ISTHMUS, ठीक है। ये अगर आप इस थायराइड ग्लैंड को देखें तो ये बड़ा कहाँ पे हुआ है बेसिकली, ये बड़ा कहाँ पे हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। ये क्या चीज़ हो सकती है, ये क्या चीज़ है ऊपर, ये क्या चीज़ है, ये जो रेड कलर की मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये वाली हड्डी कौन सी हड्डी हो सकती है, ये क्रीकॉइड की हड्डी है। ठीक है, क्रीकॉइड की हड्डी है ये हमारी गर्दन के बिल्कुल ऊपर पड़ी जाती है। ठीक है, और इस ये सारा फेरेंक्स आ रहा है। ठीक है, फेरेंक्स का निचला हिस्सा है ये, फेरेंक्स का निचला हिस्सा है। ये वही वाला एडम्स एप्पल का ये कार्टिलेज है। ठीक है, ये कार्टिलेज है और ये भी कार्टिलेज ही है, ये रेड कलर का भी कार्टिलेज ही है। इसमें ये लेरेंक्स है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये लेरेंक्स है। ठीक है, हमारी ये वाली जो है चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है, ये वाली जो सामने की तरफ से है हिस्सा। ये आमतौर पर मर्दों में बड़ा वाज़ेह भी होता है, कुछ मर्दों में बड़ा वाज़ेह होता है, उनकी स्किन गले से आगे हड्डी से निकल रही होती है, कॉर्नर वाली। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्टिलेज होता है, ये हड्डी नहीं होती। और इसके ऊपर ये जो स्पेस सी बनी हुई है, अपने आप अपने भी हर गले पर लगा के देखो तो ये जो स्पेस है आपको महसूस होगी थोड़ी सी, ये वाली। तो इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, एडम्स एप्पल, एप्पल सिंपल एप्पल ही, और एडम्स एप्पल। ठीक है, एक बात मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि ये नीचे ये देखें, ये जो बैंड से ये जो कार्टिलेज की रिंग्स सी बनी है, ये कार्टिलेज की रिंग्स हमें कहाँ पर मिलती हैं, ये हमें मिलती हैं ट्रेकिया में। ठीक है, ये टी है थायराइड के लिए और ये TR है ट्रेकिया के लिए। ट्रेकिया में हमें सी शेप कार्टिलेज रिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो हम ये बात तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये लेरेंक्स से नीचे पड़ा होता है और ट्रेकिया के सामने पड़ा होता है, और साइडों पर इसके दोनों लोब्स होते हैं, और आगे वो isthmus से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इतनी समझ लगती। इट इन मैमल्स इट कंसिस्ट ऑफ टू लॉब्स सिचुएटेड बिलो द लेरिंक्स। इसके दो लॉब्स होते हैं जैसे कि मैंने दिखाए हैं, और वो लेरिंक्स के से नीचे होते हैं। इट प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन। ये हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, एक तो ये थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन का दूसरा नाम टेट्राआइडोथायरोनिन है, T4 भी जिसे कहते हैं, और ट्राईआइडोथायरोनिन T3 जिस दूसरा हार्मोन है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दो हार्मोन ये हो गया T4 और T3, विच हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, यानी कि ये T3 का जो स्ट्रक्चर है, थायरोक्सिन और T4 एक ही चीज़ है। ठीक है, थायरोक्सिन और T4 एक ही चीज़ है।
तो जो विच हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, यानी कि T3 का जो, T3 के आगे ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट शुरू हो रही है, तो T3 की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि T3 का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर टू है थायरोक्सिन से, यानी T4 से। मसला है कि T3 में 3 आयोडीन के एटम्स हैं और T4 में 4 आयोडीन के एटम्स हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई होगी, देखेंगे T4 दिखाया हुआ है और ये T3 दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें T4 में अगर देखें तो ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, और अमीनो एसिड के आगे फिर अमीनो एसिड के ऊपर कुछ आयोडीन के एटम लगे हुए हैं, एक, दो, तीन और चार। चार आयोडीन लगे हुए हैं, तो इसको हम T4 कहते हैं। और T4 का ही दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। ठीक है, T4 का ही दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा ही है ना। देखिए, अगर इसके मुकाबले में अगर हम T3 को देखें तो इसमें ये वाला जो यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है, ये वाला, ये आयोडीन इसमें नहीं है। तो इस वजह से इसमें 3 आयोडीन है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये कॉर्नर का तो आपको केमिस्ट्री से पता लग गया ना, ये कॉर्नर पर कार्बन कार्बन होता है, ये हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन लगा होगा। तो ये T3 है। ठीक है, इसका ठीक है। असल में बॉडी में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड तो ये T3 और T4 दोनों को प्रोड्यूस करता है, लेकिन बॉडी में ये जो जब ब्लड में थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करके ये हार्मोन कहाँ भेजता है? कहाँ भेजता है? आप बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करके कहाँ भेजते हैं? किसी डक्ट में भेजते हैं? किसी कैविटी में भेजते हैं? नहीं नहीं, ब्लड में भेजते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ब्लड में, सीधे ब्लड में जाएंगे ये हार्मोन। तो जैसे ही ये ब्लड में जाएंगे तो ये T3 जो है वापस T4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये बात याद रखिए। तो बॉडी में ज्यादातर मकदार ये थायरोक्सिन की ही होती है। और दूसरा हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि असली तौर पर तो तीसरा हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये भी एक अलग हार्मोन है, इसका क्या काम है ये मैं आपको देता हूँ। द थायराइड इज एक्टिव कंटिन्यूसली। थायराइड कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, यानी कि मुसलसल ये एक्टिव रहता है। ये एक्टिव कैसे रहता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे रहता है। बट प्रोड्यूसेस हायर लेवल ऑफ सक्रीशंस, लेकिन ये ज्यादातर सक्रीशंस यानी कि ज्यादा हार्मोन कब पैदा करता है, यानी कि कब ये ज्यादा T4 T3 पैदा करेगा? जब रैपिड ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, जब बॉडी में रैपिड ग्रोथ हो रही होगी, यानी कि ये कोई 10-20 साल की उम्र में, या फिर सेक्सुअल मेचुरेशन जब हो रही होगी, जब बच्चे की जो जेनिटेलिया है, जेनिटेलिया से मुराद है सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि पीनिस है ऐसे जेनिटेलिया में, टेस्टिस हैं जेनिटेलिया में मेल में, और फीमेल में वेजाइना है, ब्रेस्ट है। ठीक है, तो ये इसकी सेक्सुअल मेचुरेशन जब हो रही होगी तो तब ये थायराइड ग्लैंड सबसे ज़्यादा काम करेगा। और दूसरे नंबर पर स्ट्रेस सिचुएशन में भी ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। स्ट्रेस स्ट्रेस सिचुएशन मैंने आपको बताया था ना कौन कौन सी हो सकती है स्ट्रेस सिचुएशन, जिसमें बॉडी पर कुछ स्ट्रेस पड़ रही है, जैसे कि कोई सर्दी आ गई, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हंगर है, भूख बहुत है और खाने को कुछ नहीं है, तो स्ट्रेस आ गई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस। तो इन तरह की सिचुएशंस में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ये थायरोक्सिन को। अच्छा, इसके आगे में जाने से पहले मैं आपको दोबारा एक दफा रिवीजन करवा दूं ताकि आपको भूल ना गया हो। असल में थायराइड ग्लैंड खुद से एक्ट नहीं करता। ठीक है, खुद से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता। हमने ये इस डायग्राम से ये पढ़ा हुआ है। ये डायग्राम बड़ी ही 1500 लाख 15 लाख दफ़ा मैं बता चुका हूँ पिट्यूटरी में। थायराइड ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड से बड़ा अच्छा कनेक्शन है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, हाँ, ये हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये नीचे पिट्यूटरी पड़ी हुई है और इसके दरमियान इन्फेंटिबुलम है। ठीक है, ऐसा ही था। तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं TRH। आर से आपको पता, ये लग गया होगा क्या होगा, रिलीजिंग। एच से हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है, लेकिन कौन सा है? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन। THYRO, थायरो, TROPHIN, ट्रोफिन।
ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है कहाँ, इस ब्लड वेसल्स में। और इन ब्लड वेसल से ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, TSH। ठीक है जी, TSH निकलेगा। TSH का मतलब है थायराइड, T से थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग, और H से हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेगा, इसके नाम में ही इसका लिखा हुआ है, इसका क्या काम है, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को ग्रो करवाएगा, थायराइड से ज्यादा काम करवाएगा। थायराइड का क्या काम है, थायराइड का काम है थायरोक्सिन बनाना, तो ये ज्यादा थायराइड पर जाकर एक्ट करेगा, और ये 30 थायराइड पर जाकर एक्ट करेगा, और क्या करेगा आगे उसको। ये मेरे पास आ गया, मैं थायराइड बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, 2 लोब्स वाला थायराइड। ये इस्थमस आ गया थायराइड का, ये उसका एक लोब आ गया, ये दूसरा लोब आ गया, ऐसे ऐसा ही था ना कुछ, थायराइड मैंने भी दिखाया था। तो ये TSH थायराइड के पास जाएगा, और थायराइड को, थायराइड पर जाकर एक्ट करके क्या करेगा, उससे कहेगा ज्यादा से ज्यादा मिकदार में T4 बनाओ और T3 बनाओ। ठीक है जी। अच्छा, ये सिस्टम भी नेगेटिवली फीडबैक के जरिए कंट्रोल होता है, कैसे कि अगर T4 और T3 की वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाए, मैं रंग चेंज कर लेता हूँ, T4 और T3 की वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, T4 और T3 की वैल्यू ज्यादा होंगी, तो ये T4 और T3 की वैल्यूज जो हैं वो हाइपोथैलेमस को तो समझ लग जाएगी कि T4 और T3 की वैल्यूज ज्यादा हो गई। ठीक है, इसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, उनसे मन में जब T4 और T3 की लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हाइपोथैलेमस को पता लग जाएगा कि T4 T3 काफी ज्यादा मात्रा में, फिर ये क्या करेगा, TRH कम कर देगा, हाइपोथैलेमस TRH को कम कर देगा। ठीक है, जब TRH कम होगा तो कम TRH जाएगा ना, ये देखो TRH पिट्यूटरी के पास जाता है, वो TRH पिट्यूटरी के पास जाता है ना, पीछे को। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, तो TRH जब कम जाएगा तो पिट्यूटरी पर जाकर कम एक्ट करेगा, और जब कम एक्ट करेगा तो TSH भी कम बनेगा, और जब TSH भी कम बनेगा तो वो कम थायराइड पर जाकर एक्ट करेगा, तो फिर T4 T3 के लेवल्स भी कम हो जाएंगे, और लेवल कम होकर बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, लग गई समझ, इस तरह। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है जब T4 T3 पहले ही कम हो, फर्ज करो T4 T3 पहले ही कम है, अगर T4 T3 कम है और बॉडी को ज्यादा चाहिए तो फिर क्या करेगा, यार ये मुझे दूसरा ये वाला कलर नहीं, ये वाला ठीक रहेगा। T4 T3 के लेवल कम है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि T4 T3 का लेवल ज्यादा है, तो फिर क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस ज्यादा TRH बनाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। ज्यादा TRH जाकर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा तो वो ज्यादा TSH बनाएगा। ठीक है, फिर ज्यादा TSH जाकर थायराइड पर एक्ट करेगा तो वो फिर T4 T3 का लेवल बढ़ाएगा और एक लेवल पर ले आएगा। ठीक है, इस तरह ये सिस्टम कंट्रोल होता है। ठीक है, हाँ मेरा ख्याल है आपको समझ लग गई होगी, बड़ी तफसील से समझा दी है मैंने। मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है शायद इसकी, ये कौन सी पिक्चर है, नहीं है नहीं। हम्म, मेरे पास कोई खास पिक्चर नहीं है, मुझे पिक्चर किस चीज़ की है। ये सेक्स और की। तो मैंने आपको तफसील से बता दिया कि कैसे ये सारा सिस्टम हो रहा है, बल्कि ये पिक्चर है। ठीक है, ये देखो, ये हाइपोथैलेमस से TRH आ रहा है, ठीक है, पिट्यूटरी पर, जैसे कि मैंने ड्रा करके दिखाया था, पिट्यूटरी पिट्यूटरी से आगे TSH जाएगा थायराइड के पास, और थायराइड से T4 और T3 निकलेगा। ठीक है, और जो है वो T4 देखो टिश्यू में जाकर T4 सारे का सारा T3 में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने ये कह दिया था कि ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड से जब वो आगे जाकर मसल वगैरह में या दूसरे हिस्से में जाएगा ना सेल में बेसिकली, तब जाकर ये T4 T3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब जब ब्लड में T4 और T3 होता है जो वो अगर ये ज्यादा होगा तो ये TRH हाइपोथैलेमस पर एक्ट करके TRH कम कर देगा, अगर T4 T3 कम होगा तो ये TRH पर एक्ट करके ज्यादा कर देगा। तो ये कंट्रोल्ड है। ठीक है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं है कि T4 T3 बढ़ता ही चला जाएगा, T4 T3 कम होता ही चला जाएगा।
अब मैं वो मजीद एक्सप्लेनेशन करेगा T4 T3 करते क्या हैं, ठीक है। थायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन का दूसरा नाम क्या है, T4। थायरोक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन, द टू हार्मोन्स एक्ट इन इसेंशियली द सेम वे, यानी कि ये दोनों का काम एक ही है। दे एक्ट ऑन द बेसल बेसिल बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बेसल BMR पर काम करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब है कि स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हीट एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि ये ग्लूकोज को तोड़ते हैं, सेल के ग्लूकोज को यानी कि ये जाकर खुद नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ग्लूकोज तो सेल में खुद ही टूट टूट रहा होता है, ये आप पढ़ गए हैं कि वो कैसे टूटता है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायो, जिसमें वो सारा लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस वगैरह, उसमें वो लिख बताया हुआ है कि कैसे ग्लूकोज टूटता है। तो वो पहले ही सेल से टूट रहा होता है, लेकिन जब ये जाते हैं तो सेल ग्लूकोज को तोड़ना ज्यादा कर देता है, इसीलिए उसने हार्मोन के टॉपिक पर ये बात वाक़या कर दी थी कि हार्मोन जाकर सेल के अंदर खुद जाके कोई पंगा नहीं लेता, कुछ खुद जाके कहीं रिएक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एक चीज टूट ही नहीं रही सेल में और खुद जाके तोड़ना शुरू कर देगा, नहीं नहीं। ये क्या करेगा, बेसिकली जो पहले ही काम हो रहा होगा उसको ज्यादा कर देगा या उसको कम कर देगा। तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा हीट और ज्यादा एटीपी निकलती है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो अब जितनी भी बीमारियां इंसान में जिसमें थायरोक्सिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, T4 T3 बढ़ जाता है, उसमें इंसान का जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम जब हमारे पास थायराइड के पेशेंट आते हैं तो हम इनको ही देखते हैं इस लिहाज से, है कि क्या उनका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है आम बंदों से, तो उनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। एक और क्या काम करता है, एक तो ये करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट पर एक्ट करता है, दूसरा ये क्या करता है, सोमेटोट्रोपिन से के साथ मिलकर काम करता है। सोमेटोट्रोपिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ग्रोथ हार्मोन है। सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम है। तो सोमेटोट्रोपिन बेसिकली ग्रोथ करवाएगा बॉडी में, तो ये भी इसके साथ मिलकर भी ये ग्रोथ करवाता है, ठीक है। तो इसका ग्रोथ में बड़ा अहम रोल है। इसी वजह से अगर छोटे बच्चों में, बिल्कुल पैदा होते बच्चों में ही थायराइड के लेवल्स कम हो जाएं, थायराइड मतलब थायरोक्सिन के लेवल्स कम हो जाएं, तो उन बच्चों में ग्रोथ नहीं होती पूरी। एंड एक्ट ऑन द ब्रेन सेल्स, और इसका एक और क्या काम है, सॉरी, और इसका एक और क्या काम है कि ये ब्रेन सेल्स पर एक्ट करता है, काजिंग देम टू डिफरेंशिएट। और ये ब्रेन सेल्स पर यानी कि दिमाग के सेल्स पर काम करेगा। दिमाग के कौन से सेल्स हैं, बेसिकली दिमाग के सेल्स हैं न्यूरॉन्स हैं 50%, और 50% ही न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, स्पोर्ट सेल्स जिन्हें कहते हैं। ये मैं पढ़ा के आऊँगी, आपको नहीं भूलना चाहिए, वो न्यूरोग्लायल सेल्स मैंने मुख्तलिफ किस्म के दिखाए भी थे पिक्चर से। तो उन पर एक्ट करता है बेसिकली ये, और थायरोक्सिन ये उन पर एक्ट करता है और उनको डिफरेंशिएट करवाता है। डिफरेंशिएट का मतलब मैंने बायो में आपको बड़े तफसील से समझाया था कि डिफरेंशिएट का मतलब है कि जिसका काम उसी को साझे, यानी कि काम काम उन सेल को पता लग जाए ना जबकि मेरा काम क्या है, तो तब वो डिफरेंशिएट हो जाता है। तो ये ब्रेन सेल पर एक्ट करता है और उनको ये डिफरेंशिएशन कर देता है, यानी कि उनका काम उनके जिम्मे लगा देता है। तो अभी अगर हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि थायराइड अगर किसी बंदे में कम होगा, एक तो उसमें ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कम होगा, जिसकी वजह से उसका जिस्म ठंडा हो जाएगा, अगर कम होगा तो जिस्म ठंडा हो जाएगा ना। एक तो उसका कोल्डनेस होएगी उसके जिस्म में, दूसरा उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी कि अगर छोटे बच्चों में ये थायराइड कम हो गया तो उन बच्चों की पूरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तीसरे नंबर पर बच्चों के में अगर ये कम हो गया तो उनके ब्रेन सेल्स भी पूरी तरह डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे दिमागी तौर पर भी कमजोर रह जाएंगे। एम्फीबियंस एम्फीबियंस मैंने बताया था आपको, एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स की एक क्लास है, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में मैंने बड़े अच्छे से बताया, तो 15 दफ़ा ये डायग्राम दिखाई हुई है आपको एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो एम्फीबियंस में ये सारे जो है डड्डू वगैरह ये एम्फीबियंस में ही आते हैं। इन एम्फीबियंस दे ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी यही करवाता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये उसके लिए मैंने पिक्चर डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। अच्छा जी, ये मेटामॉर्फोसिस हो रही है, ठीक है। ये एक पिक्चर आपके सामने आ गई होगी, मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। देखो ये डड्डू के पूरा जिंदगी का साइकिल है, ठीक है। और यही मेटामॉर्फोसिस है। देखो एग मैस पहले डड्डू ये एक अडल्ट फ्रॉग है, यानी कि एक जवान जवान डड्डू है। और जवान डड्डू अपने अंडे देता है, ठीक है। जवान डड्डू बच्चे नहीं देता, डायरेक्ट अंडे देता है, ठीक है। अंडे जो है वो टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो टैडपोल, और टैडपोल की यहाँ पर टांगे नहीं है।
टैडपोल की टांगे बनती हैं तो टैडपोल विद लेग्स बन जाता है, और टैडपोल विद लेग्स से ये यंग फ्रॉग बन जाता है। ये टैडपोल विद लेग्स से जो यंग फ्रॉग बनने का प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये यहाँ पर इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और यंग फ्रॉग जो है वो बड़ा होकर एक अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये थायरोक्सिन जो है ना, यानी कि T4 और T3 थायराइड हार्मोन है जो, ये मेटामॉर्फोसिस भी करवाता है। ठीक है, एम्फीबियंस में भी ये होता है बेसिकली। तो ये वहाँ पर टेडपोल विलेक्स को यंग फ्रॉग में, क्योंकि ये हमें पता है डेवलपमेंट में काम करता है ना, तो ये डेवलपमेंट ही हो रही है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में काम करता है, तो ये डेवलपमेंट ही हो रही है। तो ये भी काम करता है कि ये मेटामॉर्फोसिस भी करवाता है। ठीक है, अब अगर ये थायराइड के लेवल कम हो जाएंगे तो टेडपोल विद लेग्स जो है वो यंग फ्रॉग में तब्दील नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये एक बड़ा टेडपोल बन जाएगा, इधर से एक बड़ा टेडपोल बन जाएगा। ठीक है, और यही ग्रो कर जाएगा। ठीक है, वो कभी भी फ्रॉग नहीं बनेगा, इसी तरह का ही रहेगा, लेकिन वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्रो यानी कि बड़ा, उसका साइज, बॉडी का साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, इन एम्फीबियंस दे ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मैंने बता दिया अभी मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं। इफ सक्रीशन ऑफ थायराइड इज डेफिशिएंट, अगर एम्फीबियंस में थायराइड की कमी होगी, टैडपोल लार्वा फ्रॉग डज नॉट मेटामॉर्फोज इनटू डेवलप इनटू फ्रॉग। यही बताया था ना कि टैडपोल फिर फ्रॉग नहीं बन पाएगा, यही बताया था मैंने। तो फिर अगर कम होगी, इसकी लेवल्स कम होंगे, तो जो फ्रॉग है वो नहीं बन पाएगा टैडपोल से। तो फिर क्या होगा, एक बड़े साइज का टैडपोल बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉग नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ गया वो थोड़ी बीमारियां बताएगा कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं थायरोक्सिन की कमी की वजह से या ज्यादती की वजह से। ज्यादती का मतलब ज्यादा होने की वजह से। तो सबसे पहले जो है वो है कि अगर थायरोक्सिन ज्यादा होगी, ठीक है, तो थायरोक्सिन बेसिकली ज्यादा होने की बहुत सारी वजह हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन ज्यादा होने की बड़ी वजह जो वजह है, उनमें से एक वजह है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, बस पिक्चर नहीं है शायद इसकी कोई। हाँ चलो, हम इसी पिक्चर से समझ लेते हैं। आपको ये पिक्चर सामने नजर आ रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से टीआरएच आता है, जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब पर एक्ट करता है, और पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से टीएसएच निकलवाता है। ठीक है, टीएसएच जाता है और थायराइड पर एक्ट करता है, थायराइड से फिर T4 और T3 निकलवाता है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना। ठीक है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अब ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ग्रेव डिजीज जब होती है इंसान को, ये ग्रेव डिजीज है, इधर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ग्रेव डिजीज के बारे में। ठीक है, आपका बुक में ग्रेव्स डिजीज की थोड़ी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, लेकिन थोड़ा सा समझ लो बस इसको। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, हमें ये पता है कि बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स, ब्लड के बी सेल्स क्या करते हैं, ब्लड में के अंदर जो बी सेल्स होते हैं, और इम्यून सिस्टम के जो बी सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं। नहीं बताओगे तो आपको जूते मारेंगे अभी। बी सेल्स बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, किनके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, ऐसे ही है। और वो एंटीबॉडीज जाकर, अरे डी कितना बड़ा हो गया, एंटीबॉडीज जाकर, चलो एंटीबॉडी लिख सकते, एंटीबॉडीज जाकर क्या करती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं। बेसिक बी सेल पहले क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं ना कि बैक्टीरिया कौन सा है, उसके मुताबिक ही एंटीबॉडीज बनाते हैं ना। ये आपने पढ़ के हैं, इम्यून सिस्टम मैंने खुद लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था और बताया था कि कैसे हर बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी डिफरेंट होती है। ठीक है, ऐसा ही था। हर प्रोटीन बेसिकली एंटीबॉडीज बनती है प्रोटीन्स के खिलाफ। ठीक है, तो हर प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी का फर्क होता है। अब एंटीबॉडी खुद भी प्रोटीन्स ही होती हैं, ये बात याद रखिएगा, एंटीबॉडीज खुद भी प्रोटीन ही होती हैं, लेकिन ये हमारे जिस्म का साथ देती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से बी सेल्स जो होते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाफ ही, जिस्म के अपने हिस्सों के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं, अपने जिस्म के हिस्सों के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। तो जितने भी जिस्म, और इस तरह की एक बीमारी नहीं है, इस तरह की एक बीमारी नहीं है कि जिसमें बी सेल अपने जिस्म के हिस्सों के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी। ठीक है, शायद मैं अभी उनका सारों का नाम भी ना ले सकूं, इतनी ज्यादा बीमारियां जिसमें बी सेल अपने जिस्म के हिस्सों के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाते हैं। सेल अपने जिस्म के ही दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो हैं वो तो इस तरह की सारी बीमारियां जिनको जिनमें बी सेल अपने अपने जिस्म के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाकर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सारी बीमारियों को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है। ऑटो, ओहो, ए यू, मैं स्पेलिंग पढ़ देता हूँ। AUTO, ऑटो, IMMUNE, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस का मतलब है कि इम्यून सिस्टम ऑटो पे चला गया, यानी कि अपने जिस्म के खिलाफ ही चला गया। ठीक है। तो जैसे वानिया, वानिया की जो डिजीज़ है, वानिया की जो बीमारी है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है। ठीक है। ऑटो इम्यून, उसका उस डिजीज़ का पूरा नाम है ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। ठीक है, ALPS। उसमें उसके जो उसमें भी यही हो रहा है कि वो अपने सेल, अपनी बॉडी की यानी कि इम्यूनिटी उसके जिस्म के खिलाफ ही एक्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है इतनी ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है थायराइड के लेवल पर, अगर हम देखें थायराइड पर में ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में ऑटो इम्यून, ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज कैसे है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि ये जो ग्रेव्स डिजीज में ये बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स जो ये जो होते हैं बी सेल्स, ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि एक एंटीबॉडी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, वो एंटीबॉडी बेसिकली, बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, उस एंटीबॉडी का नाम तो और होता है, लेकिन आपकी मैं आसानी के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि वो, और बी सेल्स जो होते हैं ना ग्रेव्स डिजीज में, वो एक एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि बिल्कुल TSH की तरह काम करती है। TSH की तरह काम करती है। TSH, उसका नाम TSH नहीं होता, उसका नाम होता है TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। उसका असल नाम होता है TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ये TSH है बेसिकली, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन बी सेल जो प्रोटीन यानी कि जो एंटीबॉडी बनाएंगे, वो बिल्कुल क्या काम करेगी, TSH की तरह। तो TSH के क्या काम है, TSH जाके थायराइड के ऊपर एक्टिवेट करता है ना, तो वो जो TSI बनेगी ना बेसिकली, अरे, तो जो अरे तो जो TSI बनेंगी, वो थायराइड पर जाकर एक्ट करेगी और इनसे धड़ाधड़ T4 और T3 बनवाती जाएगी। अब इसमें एक मसला है, TSH से 34, TSH का थायराइड पर एक्ट करना और TSI का थायराइड पर एक्ट करने में एक मसला है, फर्क है एक। वो फर्क अगर आपको समझ अभी अगर बता दें तो आप जीनियस होंगे, आप जेनुअनली बहुत। अगर आप अपनी वीडियो रोके और 2 मिनट के लिए सोचे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लेकिन मुश्किल है कि आपके दिमाग में आए, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आएगा, लेकिन आना चाहिए। अगर आप आ जाए तो आप अपने आप को बहुत जहीन समझ सकते हैं। असल में मसला, फर्क ये है कि TSH जो है, ये TSH जो है ये कंट्रोल्ड है। ये जो TSH है ना, ये कंट्रोल्ड है। कैसे कंट्रोल्ड है भाई, ये T4 और T3 के लेवल्स इसको कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब T4 और T3 के लेवल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये देखो, ये दिखाया हुआ है ना, ये TRH भी कम कर देंगे, और TRH की वजह से TSH भी कम हो जाएगा। जब T4 और T3 के लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे तो TSH ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो मैंने बताया अभी आपको। लेकिन ये जो TSI है, जो ये तो पिट्यूटरी से नहीं पैदा हो रहा ना, ये तो बी सेल से पैदा हो रहा है। ठीक है। और इसको कम करने के लिए कुछ भी नहीं है, बॉडी में है ही नहीं कोई चीज, ब्रेक है ही नहीं, ब्रेक बनी ही नहीं। तो फिर क्या होगा, TSI बनती रहेगी और ये थायराइड को स्टिमुलेट करके T4 और T3 बनवाती रहेगी। तो इससे T4 और T3 का एक फ्लड आ जाएगा, जिस हमें सैलाब आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है आप खुद बताओ, T4 और T3 के बहुत ज़्यादा होने की वजह से ग्रेव्स डिजीज में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो उस बंदे को गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी उस बंदे को। उसके बाद उस बंदे को उसकी चूंकि सारा जिसम के फंक्शन ज़्यादा हो जाते हैं ना, T4 T3 ज़्यादा कर देता है जिसमें, तो उस बंदे को डायरिया रहेगा, कब्ज नहीं होगी, उसको डायरिया रहेगा। हाँ, उसको डायरिया रहेगा। उसको भूख बहुत लगेगी, क्योंकि उसका ग्लूकोज बड़ी तेजी से टूट रहा है, तो उसको भूख बहुत लगेगी, वो बहुत खाएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा खाने के बावजूद भी, चूंकि उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा का मतलब सारा का सारा ग्लूकोज टूट ही जा रहा है। ठीक है। और हीट बनी जा रही है, और ATP बनी जा रही है, तो उसका उसका जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा, ज्यादा खाने के बावजूद भी वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो ये है।
ग्रेव्स डिजीज एक उसमें, एक ग्रेव्स डिजीज में एक मसला ये भी होता है कि ग्रेव्स डिजीज में जो आंखों का पिछला हिस्सा होता है वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। आंखों के जो हमारे डेले होते हैं ना, इनके पिछले हिस्से में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डेले बाहर की तरफ निकलने को कर रही है। तो उस बंदे को देखो ना, तो उसके डेले बाहर ही पड़े होते हैं। मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाता हूँ, तकरीबन बाहर ही पड़े होते हैं, डरा रहा होता है वो बंदा आपको, इतने बाहर डेले होते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज की एक ये भी निशानी है। एक्सेस थायरोक्सिन प्रोड्यूसेस अ कंडीशन कॉल्ड ग्रेव डिजीज। जो बहुत ज्यादा थायरोक्सिन है, ये कंडीशन प्रोड्यूस करती है जिसको हम ग्रेव डिजीज कहते हैं। पता लग गया ग्रेव डिजीज में कैसे ज्यादा थायरोक्सिन बनी? क्योंकि ग्रेव डिजीज में बी सेल जो होते हैं वो हमारे अपने जिस्म के खिलाफ ही जाकर एक एंटीबॉडी बनाते हैं, जिसको कहते हैं TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन। और थायराइड TSI क्या करती है? TSI जाकर थायराइड पर एक्ट करती है और उसे T4 T3 बनवाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मकदार में। इसमें होता है एक्सोप्थेल्मिक ग्लिटर। ये दो वर्ड यूज किए हुए हैं उसने, मैं आपको बताता हूँ। ग्विटर तो बेसिकली कहते हैं कि जब थायराइड का साइज बढ़ जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्विटर हो गया, गिल्लड़। ग्विटर का उर्दू में तर्जुमा करते हैं गिल्लड़। ठीक है, तो गिल्लड़ आपने देखा होगा कि कैसा होता है, ठीक है, मतलब लोगों में किसी न किसी बंदे में तो देखा होगा गिल्लड़, जिसका गले में स्वेलिंग हुई हुई है। ठीक है। जो इसमें नहीं, चूंकि टीएसआई बन गई है ज्यादा, टीएसआई बन बन के थायराइड को स्टिमुलेट कर रही है, तो थायराइड का साइज भी बढ़ जाता है इसमें, ठीक है, तो उसकी वजह से गिलट बन जाता है। एक्सोथैल्मोस का मतलब होता है कि आंखें जो हैं वो, ऑफ्थैल्मिक वर्ड यहाँ पे आए ना, ये OPT ऑफ्थैल्मिक, यहाँ पर मतलब है कि आंखों का कोई जिक्र हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आंखों के डॉक्टर को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो ये ऑफ्थेल्मिक जो वर्ड जहाँ पर आए, तो आंखों का जिक्र हो रहा है, तो एक्सोफ्थेल्मिक का मतलब है कि आंखें बाहर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक पिक्चर है जिसमें उसने ग्रेव्स डिजीज दिखाई हुई है। ये देखो, इसकी आंखें कितनी बाहर की तरफ, डेले बाहर की तरफ आने को कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े डेले हैं, क्योंकि इसकी आंखों को, इसकी डेलों की पिछली साइड पर सोजिश हो गई है, जिसकी वजह से डेले आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। एक तो ये होता है कि ग्रेव्स डिजीज में एक्सोथेल्मिक गोइटर होता है, यानी कि आंखें बाहर की तरफ आती हैं, गिल्लड़ बन जाता है, और मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा, यानी कि बॉडी में हीट बढ़ जाएगी। दिस कैन लीड टू कार्डियक फेलियर। देखो अब, चूंकि जिस्म के सारे हिस्से बड़ी तेजी से ग्लूकोज से हीट पर, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ कर ATP बनाई जा रहे हैं, और दिल भी इसी तरह ही कर रहा होगा कि ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के क्या करेगा, ATP बनाई जाएगा। अब जब ग्लूकोज जिसम के, यानी कि मेरे मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के, बहुत ज्यादा थायरोक्सिन का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से मेरे मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज को तोड़ तोड़ कर T4 T, सॉरी, ग्लूकोज को तोड़कर ATP बनाई जा रही हैं। तो अब ग्लूकोज की मसल में कमी होती जाएगी ना फौरन फौरन, तो क्या होगा कि मसल जो है वो दिमाग के जरिए दिल को ये सिग्नल पहुंचाएगा कि मेरे पास ब्लड ज्यादा भेजो, मुझे ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है। तो दिल बहुत तेजी से पंप करेगा, दिल बहुत तेजी से पंप करेगा, यानी हार्ट रेट उन बंदों का ज्यादा हो जाएगा। और ग्रेव्स डिजीज में ये भी हम देखते हैं, जब हमारे पास आता है कि बंदे का हार्ट रेट कितना है, उनका हार्ट रेट 130 पर गया होता है। ठीक है, 130-140 तक गया होता है, तो उनको इस वजह से हार्ट रेट, जब दिल बहुत ज्यादा, दिल थोड़ी देर के लिए तो ज्यादा तेज से धड़क सकता है, लेकिन ये क्या कि सारा टाइम ही धड़कता है ज्यादा तेज से, तो कार्डियक फेलियर भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है उनको। द कॉज ऑफ ग्रेव्स डिजीज, अब वो बताएगा जो मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन की है ना, इसमें ये एक ही लाइन में इसको एक, मतलब छुपा के जरा बता देगा कि अंदर खाते ही बता दूं, ताकि किसी को कुछ समझ ना लग जाए। इस बुक को लिख के लिखने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि ऐसा लिख दूं, बुक वाले ने लिखा ऐसे है कि ऐसे ही लिख दूं कि किसी को समझ ना लगे वैसे, और लिखा भी जाए। द कॉज ऑफ ग्रेव्स डिजीज, शायद उसने इस वजह से इस बुक को इस तरह का लिखा है, ताकि जो बच्चे, जो टीचर्स हैं वो बच्चों को एक्सप्लेन कर करके बताएं। लेकिन टीचर्स भी आगे से ऐसे ही पढ़ाते हैं, टीचर की शायद उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ये भी बात समझ में आती है, लेकिन टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं कि ऐसे बता दें कि बच्चों को समझ में ना आए। The cause of Graves' disease is the production of an abnormal body protein which continuously stimulates the thyroid to excess secretion। यही ना कि ग्रेव्स डिजीज की क्या होती है कि एक बॉडी में abnormal बॉडी प्रोटीन बनती है। वो abnormal बॉडी प्रोटीन क्या थी भला? 20 साल से पैदा होने वाली एक प्रोटीन थी ना, जो कि क्या नाम था उसका, TSI। ठीक है, और वो क्या करती थी, TSI मुसलसल जा जाकर थायराइड को स्टिमुलेट करके उससे ज्यादा
हार्मोन निकलवाती थी, उसकी एक्सेसिव सेक्रेशन करवा देती थी, ऐसा ही हुआ। तो मैंने वो जो पिछली डायग्राम बनाई थी वो आप पीछे करके वीडियो करके थोड़ा सा अपने रजिस्टर पर बना भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको फायदा हो जाएगा। और ये ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अच्छा जी। एक तो ये डिजीज ग्रेव्स डिजीज की बात हुई। फिर एक और डिजीज होती है कि जिसमें थायरोक्सिन कम हो जाता है, ठीक है। और अगर छोटे बच्चों में, बच्चों के पैदा होते साथ ही थायरोक्सिन की कमी है बॉडी में, उसका थायराइड अच्छी तरह से डेवलप में नहीं हुआ माँ के पेट में, तो थायरोक्सिन कम बनेगा, सिंपल बात है ना। तो उस कमी की वजह से जो बीमारी होती है बच्चे में, उसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है, क्रेटिनिज्म कहते हैं। ये लिखा हुआ है। इफ कंजेनिटली डेफिशिएंट, कंजेनिटल का मतलब होता है कि वो बीमारी जो माँ के पेट से पैदा होते ही हो जाए, हो रही हो बच्चे को, यानी कि माँ के पेट से बच्चा निकला है और बच्चे को बीमारी है ना जो, वो कंजेनिटल है बीमारी, ठीक है। कंजेनिटली डेफिशिएंट यानी कि अगर थायरोक्सिन जो है वो माँ के पेट से बच्चे के निकलने के साथ ही बच्चे के जिस्म में कम है थायरोक्सिन, तो क्या होगा, क्रेटिनिज्म हो जाएगा। क्रेटिनिज्म क्या 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 है कि चूंकि थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो बच्चा जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा, फेल्स टू डेवलप, ठीक है। ये है सबसे पहला। वो कि वो डेवलप नहीं हो पाते अच्छे से, सबसे पहली बात है वो छोटे रह जाते हैं, आम बच्चों से छोटे रह जाते हैं। उनके कोर्स कैंटी हेयर्स होते हैं उनके, मतलब हेयर घुंघराले, घुंघराले से होते हैं एक तो, और दूसरे नंबर पर स्कैंटी का मतलब है बहुत थोड़े, स्कैंटी वर्ड हम यूज करते हैं थोड़े से। और कोर्स का असल में मतलब घुंघराले नहीं होता, कोर्स का मतलब होता है खुरदरे से हेयर। आप हमारे बाल स्मूथ से हैं ना, स्मूथ से, उनके हेयर बहुत खुरदरे से होंगे, मैं अभी बच्चा भी दिखाऊंगा आपको। थिक येलोइश स्केली स्किन, और उनकी जो स्किन होगी वो मोटी होगी और येलोइश कलर की होगी, जरा पीले रंग की होगी। और स्केली होगी, स्केली का मतलब है कि स्केल से बने होंगे उस पर, जैसे मछली के ऊपर देखा हो ना स्केल्स बने होते हैं मछली के, अगर आप ऊपर हाथ फेरो तो आपको स्केल्स से मिलते हैं, ठीक है, उस तरह की इनकी स्किन होगी। उतने उस तरह के बिल्कुल बिल्कुल उस तरह के स्केल्स भी नहीं होंगे, अलबत्ता हार्ड स्किन की वजह से हम उनको स्केली स्किन कहते हैं। और चौथे नंबर पर मेंटली रिटार्डेड होते हैं ये बच्चे। मेंटली रिटार्डेड का मतलब ये है कि दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं काफ़ी ज़्यादा ये बच्चे, ठीक है, क्योंकि दिमाग जो थायरोक्सिन है ये दिमाग के न्यूरो सेल्स पर काम करके, ब्रेन सेल्स पर काम करके डिफ्रेंशिएट करवाती है उनको, मैं पीछे बता के हूँ। तो अगर ये कम होगी बच्चों में तो ये मेंटली रिटार्डेड होंगे। दे आल्सो फेल टू डेवलप सेल्फ सेक्चुअली, और ये यानी कि सेक्चुअली भी डेवलप नहीं कर पाते, ना इनका पीनिस बड़ा होता है, ना इनके टेस्टिस बड़े होते हैं, और ना ही ये स्पर्म पैदा करते हैं, इनके जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म पैदा करते हैं, ठीक है। ये सेक्चुअली मेल में यानी कि ये मसला होता है। फीमेल्स में ये मसला होता है कि ना ही इनका, इनकी ओवरीज अच्छे तरीके से ग्रो करती है, ना इनमें एग प्रोड्यूस होता है, और ये ना ये आगे जाकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रेटिनिज्म, ठीक है। क्रेटिनिज्म की अगर मैं पिक्चर दिखाऊं आपको, और एक और बड़ी इनमें जो सिम्टम होती है वो होती है कि इनकी जुबान बहुत बड़ी होती है, ठीक है, जुबान मोटी सारी होती है, इसको हम कहते हैं मैक्रोग्लोसिया, वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ठीक है, एमबीबीएस में हमें पढ़ाते हैं। मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। ये बच्चा है जी जिसके जिसमें में थायराइड की कमी थी, ठीक है, कंजेनिटली डेफिशिएंट थायरोक्सिन का बच्चा है, ठीक है। इसकी अगर हम यहाँ से ही देखें जो जो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं, ये एक तो इसकी जुबान बहुत बड़ी है, ठीक है, ये वाज़े नजर है, इसकी पूरी जुबान इसके मुंह पे, मुंह के अंदर फैली, इस तरह की बच्चे की जुबान नहीं होती कभी भी। ये देखो कितनी बड़ी जुबान है इसकी, कितनी चौड़ी जुबान है, सारे मुंह को भर दिया है इसकी जुबान ने। तो इन बच्चों में ना मरने के चांसेस इस वजह से भी बढ़ जाते हैं, ये बच्चे मर इस वजह से भी जाते हैं क्योंकि ये जो बड़ी जुबान है ना, ये इनका सांस की जो रास्ता होता है वो रोक देता है, ठीक है। बड़ी जुबान आपको पता है, अगर जुबान, अगर सांस का रास्ता रुक जाएगा तो बंदे को सांस नहीं आएगा, ये तो सिंपल बात है। और अगर इतनी बड़ी जुबान है, ये अगर किसी कहीं सांस का रास्ता रोक दे ना बच्चे का, सोते हुए या वैसे, तो फिर ये बच्चा मर जाता है, ठीक है। और आपको एक और बात भी मैं बताना चाहता हूँ, वो ये बात है कि जब बंदा बेहोश होता है ना, मुकम्मल तौर पर बेहोश होता है या फालिज होता है, या जैसे ही बेहोश होता है तो उसकी जुबान पीछे गिर जाती है। ये हमारी जुबान आगे रहती है ना, ये हमारे होश में रहने की वजह से है, ठीक है। मैं जुबान बात कर रहा हूँ तो ये मेरी जुबान आगे की तरफ है क्योंकि मैं होश में हूँ। अगर कोई बंदा बेहोश होता है तो उसकी जुबान पीछे की तरफ गिर जाती है, और उसकी जुबान पीछे गिर कर ना कभी कभी सांस की नाली को भी रोक देती है पीछे जाकर। तो इसके लिए उस तरह बेहोश होने वाले बंदे के बारे में हम कहते हैं कि उसको एक साइड पर करो, यानी कि उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में कर दो, एक साइड पर, ताकि उसकी जुबान आगे की तरफ ही रहे, ठीक है। तो उसको सांस आता रहे, ठीक है, क्योंकि बेहोश होने से सांस लेने वाला प्रोसेस नहीं रुकता, बंदा सांस लेता रहता है। लेकिन जब उसकी जुबान पीछे गिरेगी तो वो सांस कैसे आएगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, सांस आएगा नहीं, और जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बंदा मर जाएगा थोड़े टाइम बाद, 2-4 मिनट बाद।
तो इनमें ये देखो, एक तो सबसे पहले इसकी जुबान बहुत मोटी है, दूसरे नंबर पर इसके हेयर्स देखो, हेयर्स कोर्स कैंटी हेयर हैं, ये देखो कितने कम हैं हेयर इस बच्चे के। आमतौर पर बच्चों की जत अच्छी खासी होती है, ठीक है, लेकिन इस बच्चे के देखो जत बहुत खराब है इसकी। ठीक है, और इसके हेयर्स यहीं से ही खुरदरे खुरदरे से लग रहे हैं, कम है। ठीक है, और ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी होगा। ये मेरे पास एक और पिक्चर भी है सेम, कोई और बच्चे की। ये बच्चा पहले बच्चे से ज़रा कम खूबसूरत है, लेकिन चले गुजारा करते हैं। ये बच्चे का भी वही बेचारे का हाल है कि उसकी थायरोक्सिन भी कम है, बॉडी में कंजेनिटली डेफिशिएंट है, और इसकी जुबान देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, और इसके भी कॉर्सकेंटी हेयर है। ठीक है, यहाँ पर जो येलिश स्किन है, स्केली स्किन है, वो इतनी अच्छे से दिखाई नहीं हुई। ठीक है, वो भी होती है इनमें। ठीक है। तो हमें ये क्रेटिनिज्म के बच्चे कुछ इस तरह होते हैं। अब जो है ना वो हॉस्पिटल्स में ये लाजमी करार दिया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसका क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो एड़ी होती है वहां से वह उसको प्रिक करते हैं, यानी कि सुई से उसको प्रिक करके उसका थोड़ा सा ब्लड लेके ब्लड में थायरोक्सिन के लेवल चेक कर लेते हैं, फौरन ही बच्चा पैदा होते साथ ही चेक कर लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि माँ के पेट में कहीं बच्चे की थायरोक्सिन कम तो नहीं रही, बच्चे को थायरोक्सिन कम तो नहीं रही, क्योंकि माँ के पेट में जब तक बच्चा रहेगा ना, तब तो जो माँ का थायरोक्सिन होगा, माँ का भी तो थायरोक्सिन, माँ के पास भी तो थायराइड ग्लैंड होता है ना, तो माँ का जो थायरोक्सिन होता है वो उसकी कमी को पूरा करता रहता है। बच्चा माँ के पेट में सही ग्रो कर जाता है। ये बच्चे बाहर आकर उनकी थायरोक्सिन की कमी का पता ही ना चलता, तब वो क्रेटिनिज्म का शिकार होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, बच्चा पैदा होते साथ ही उसका हील प्रिक, उसको कहते हैं, उस टेस्ट को कहते हैं हील प्रिक टेस्ट। हील कहते हैं ना एड़ी को, प्रिक कहते हैं सुई से किसी चीज को चुभाने को, तो हील प्रिक टेस्ट होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे की एड़ी से थोड़ा सा खून लेके उसको उसको तो उससे थायरोक्सिन के लेवल्स का पता करते हैं, और थायरोक्सिन के लेवल्स का पता करके क्या करते हैं, अगर कम हो थायरोक्सिन तो फिर उस बच्चे को फौरन थायरोक्सिन देना शुरू कर देते हैं। थायरोक्सिन हम दे सकते हैं अगर हमें पता चल जाए ना कि किसी बंदे में थायरोक्सिन की कमी है, तो हम बाहर से उसको टैबलेट्स वगैरह, बच्चों में तो टैबलेट्स नहीं देंगे, बच्चे को तो आईवी देंगे, सॉरी आईएम देंगे, मसल में उनके टीके लगाएंगे थायरोक्सिन के। लेकिन बड़े बंदों में हम थायरोक्सिन देते भी हैं, गोलियां देते हैं थायरोक्सिन की। ये तो हो गया ये बच्चों में थायरोक्सिन की कमी। अब आया अगर बड़ी उम्र के बंदों में थायरोक्सिन की कमी हुई, डेफिशिएंसी लेटर इन लाइफ, यानी कि बाद में अगर जिंदगी में कभी थायरोक्सिन की कमी हो गई, बाद में कमी होने की सबसे बड़ी वजह है आयोडीन की शॉर्टेज। ठीक है, बाद में यानी कि बड़ी उम्र के जो आदमी होते हैं, बड़ी उम्र के इंसान होते हैं, उनमें थायरोक्सिन की कमी होने की वजह है सबसे ज्यादा आयोडीन की शॉर्टेज। मैंने बताया था ना कि ये देखो, मैंने बताया था ना कि ये है, ये पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, आ गई होगी। ये देखो इसमें ये T4 है और T3 है। T4 के ऊपर भी आयोडीन के 4 एटम लगे हुए हैं, और T3 के ऊपर भी आयोडीन के 3 एटम लगे हुए हैं। ठीक है, तो आयोडीन की अगर कमी होगी तो ये बनेगा ही नहीं। T4 कैसे बनेगा T3, क्योंकि आयोडीन चाहिए ना यहाँ पर लगने के लिए। तो फिर वो आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो फिर बड़ी उम्र में भी थायरोक्सिन की T4 और T3 की कमी हो जाती है। ठीक है, छोटी उम्र के बच्चों में T4 और T3 की कमी आयोडीन की वजह से नहीं होती ज्यादातर, ये होती है छोटी उम्र में। यानी कि छोटी उम्र के मतलब है कि जो माँ के पेट से निकलते साथ ही वो के उसका थायराइड अच्छे तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ हुआ, यानी कि उसका थायराइड पूरा बना ही नहीं, जिसकी वजह से ये बनेगा ही नहीं, पूरा बनेगा ही नहीं। लेकिन बड़ी उम्र में क्या होता है, बड़ी उम्र के इंसानों में ये आयोडीन की कमी की वजह से T4 T3 नहीं बनता। अच्छा जी, बात लेता। आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है। तो ये कह रहा है कि अगर बाद में जिंदगी में कभी डेफिशिएंसी हो जाए, क्यों होनी है, आयोडीन शॉर्टेज की वजह से डाइट में, तो इसकी वजह से भी ग्विटर बन जाता है। अच्छा, ये आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये बात कि थायरोक्सिन यहाँ पर ऊपर ग्रेव्स डिजीज में भी ग्विटर बना था, यहाँ पर भी ग्विटर बना था, यानी कि यहाँ पर भी थायराइड बढ़ा हो गया और यहाँ पर भी थायराइड, ये आपके यहाँ पर आयोडीन की कमी हुई है, जिसकी वजह से आयोडीन की कमी हो गया, थायरोक्सिन यहाँ पर थायरोक्सिन कम है। ये जो आयोडीन की शॉर्टेज की वजह से थायरोक्सिन यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर भी गिल्लट बन रहा है, जबकि यहाँ पर थायरोक्सिन ज्यादा है लेकिन यहाँ पर भी गिल्लट बन रहा है। देखो, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का जो गिल्लड़ बनता है ना, वो बेसिकली सेम ही तरीके से बनता है। वहां पर ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, टीएसआई बनती है ना,
रेप डिजीज में क्या होता है, बी सेल से टीएसआई बनती हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये टीएसआई जाकर थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करती हैं, यानी कि ग्रो करवाएंगे तो ये थायराइड बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थायराइड, ऐसे थायराइड बड़ा हो जाएगा तो ये गिलड़ बन गया, समझ लगी। अब देखो, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि चूंकि ये टीएसआई जाकर थायराइड पर एक्ट करेगी तो ये इस पर इससे T4 और T3 भी ज्यादा मिकदार में निकलवाएगी, तो बॉडी में T4 और T3 के लेवल्स भी बढ़ जाएंगे, ऐसा ही हुआ। अब मैं कलर चेंज करके दूसरे नंबर पर बताता हूँ कि फर्ज करो बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है। बॉडी में क्या हुआ है, आयोडीन की कमी हो गई। आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, सीधा सीधा आप क्या बताओगे, क्या होगा जिसम में, T4 और T3 की कमी हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने T4 और T3 को दिखाया कि उनमें आयोडीन लगा होता है, ठीक है। T4 में 4 आयोडीन होते हैं, T3 में 3 आयोडीन होते हैं। तो जब ये T4 T3 में आयोडीन, T4 और T3 की कमी हो जाएगी, जब ब्लड में T4 और T3 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। T4 और T3 की कमी होगी तो ये जो कम T4 T3 है, ये हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि कम है T4 T3, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, TRH बढ़ा देगा, ठीक है। TRH जब बढ़ाएगा तो पिट्यूटरी पर जाकर ज्यादा TRH लगेगा तो इससे TSH भी बढ़ जाएगा, TSH बढ़ जाएगा। और TSH जब बढ़ेगा तो वो थायराइड पर जाकर एक्ट करेगा और इससे थायराइड का साइज तो बढ़ा देगा। TSH जब भी ज्यादा होगा थायराइड का साइज तो बढ़ेगा, ये देखो थायराइड का साइज तो बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि चूंकि आगे आयोडीन है ही नहीं, ये देखो आयोडीन तो है ही नहीं, सॉरी सर, देखो यहाँ पर आयोडीन तो है ही नहीं, आयोडीन तो बॉडी में है ही नहीं। तो जितना भी थायराइड का साइज बढ़ा दे, जितना भी TSH बढ़ जाए, T4 T3 फिर भी नहीं बनता। इस वजह से यहाँ पर T4 T3 की कमी रहती है, लेकिन गोइटर गिलड़ बन जाता है। गिलड़ सिर्फ होता है कि थायराइड का साइज बढ़ने को हम गिलड़ कह देते हैं, गोइटर के, ठीक है। आप समझ लगे कि यहाँ पर गिलड़ क्यों बनता है। आह, ये वाले टॉपिक तो यार यकीन करो उंगलियों पर है, मेरी उंगलियों पर। अच्छा। यार अपनी तारीफ में करी जा रहा हूँ कितनी ज्यादा। यार, अच्छा, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर भी स्वेलिंग ऑफ नेक यानी कि गिल्लड़ बन जाता है जब आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन की कमी हो जाए। और दूसरे नंबर पर वो क्या कह रहा है कि वेट भी बढ़ जाता है, फैट फैट की डिपोजिशन हो जाती है असल में। जो यानी कि जो T3 और T4 है ना, ये वेट कम करवाते हैं, ठीक है, वेट कम करवाते हैं। तो जब इनकी कमी होगी तो फिर वेट बढ़ जाएगा, फैट की डिपोजिशन हो जाएगी बॉडी में, तो वो बनने लगेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज मिक्स एडिमा, इस कंडीशन को हम मिक्स एडिमा भी कहते हैं। मिक्स एडिमा की मैंने पिक्चर कोई नहीं डाउनलोड करके रखी, सॉरी। इसके लिए मैं अगले ही लेक्चर के शुरू में आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगा। एंड इज करेक्टराइज्ड बाय पफिनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन, और इसमें क्या होता है कि स्किन और हैंड्स जो हाथ हैं उनमें फ्लावट भी आती है मिक्स एडिमा। एडिमा जो वर्ड है ना, मिक्स एडिमा में जो एडिमा वर्ड है, वो बेसिकली फूलने को के लिए यूज करते हैं। एडिमा वर्ड हम कहते हैं जब पानी की वजह से जिसम का कोई हिस्सा फूल जाए तो उसको हम कहते हैं एडिमा हो गया है उस जैसे, ठीक है। तो मिक्स एडिमा का मतलब यही है कि उसमें जो है वो पानी कि पानी अब हाथों में और पाँव में, टांगों के निचले वाले हिस्सों में ज्यादातर फूल जाते हैं ये हिस्से, ठीक है। पानी जमा नहीं होता मिक्स एडिमा में, यहाँ पर पानी जमा नहीं होता, ये किसी और वजह से यहाँ पर फैट की डिपोजिशन होती है, इसकी वजह से इसको मिक्स एडिमा क्या है, इसको हम मिक्स एडिमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पानी नहीं, लेकिन हाथ पाँव फूल जाते हैं, ठीक है। एक बात ये, एक इससे मिक्स एडिमा के साथ मैं कोई मजे की बात भी बताता हूँ कि जब मेरा एमबीबीएस में बेसिकली जाकर हम ये बहुत तफसील से पढ़ते हैं कि ये एक थायराइड पर एक पूरा पूरा चैप्टर होगा, और इस तरह ही एड्रीनल पर भी एक पूरा पूरा, पिट्यूटरी पर एक पूरा पूरा चैप्टर होता है, वहाँ पर बहुत तफसील होती है, हर एक चीज़ हम खोल खोल कर पढ़ते हैं। तो जब हम सेकेंड ईयर की फिजियो का वाइवा देने गया मैं, तो उसने मेरे से आगे यही पूछा कि मिक्स एडिमा क्या होता है, और मुझे मिक्स एडिमा मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे याद था, लेकिन मुझे पता ही नहीं लग रहा था ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि उस वक्त में मैं इसको मिक्स एडिमा पढ़ने के बजाय मिक्सो एडिमा पढ़ रहा था, मिक्सो एडिमा। क्योंकि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन ही खराब पढ़ रहा था। मैं चाहता हूँ मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आप जो भी इंग्लिश का वर्ड पढ़ें उसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप बोल रहे हैं जब तो ऐसे लगे कि कोई जब इंग्लिश का कोई वर्ड बोले तो आपकी मतलब ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, वो वर्ड जिस तरह बिल्कुल परफेक्ट है ना वैसे बोला जाना चाहिए, ठीक है। वो अगर आपको किसी भी किस्म की, हमारे जमाने में ये मसला था कि लेकिन इतना मसला भी नहीं था, अगर मैं चाहता तो मुझे पता होना चाहिए था, मतलब
हाँ मिक्सडीमा का क्या, मिक्सडीमा बंदा थोड़ी सी काहली कर लेता है, लेकिन जब भी इंग्लिश का कोई वर्ड जो को मुश्किल लग रहा है, जो पता नहीं लग रहा कि इसको बोलना कैसे है, तो उसको जाके डिक्शनरीज पे लगाओ। इंग्लिश डिक्शनरी कोई भी डाउनलोड करो, और उसमें प्रोनाउंसिएशन का भी ऑप्शन होता है, उसमें आप बटन दबाओगे, वो आपको बोल के बता देगा इसको कैसे बोलना है। दो चार दफा सुनो, आपको पता लग जाएगा कैसे बोलना। ठीक है, ये बात मैंने आपको साथ में कर दी। मिक्सडीमा का मैं कोई पेशेंट आपको दिखाऊं तो मेरे पास शायद है नहीं। ये है, नहीं ये क्रेटिनिज्म का ही है, क्रेटिनिज्म की पिक्चर ही आ गई मेरे पास, तो इसका मैं नहीं दिखा पाऊंगा। क्रेटिनिज्म की पिक्चर है ये मेरे पास है, मिक्सडीमा की पिक्चर पड़ी है। खाने लगी खाने ਦਾ की ਉਹ किया। ਵੀ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਦਾਲ ਮਸੂਰ ਦੇ ਰਾਤੀ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਹੋਤੀ दोपहर टाइम दाल मसूर चपले नहीं खाना। ये मिक्सडीमा की पिक्चर है। ठीक है, ਸਾਰਾ ये आपके सामने मिक्सडीमा की पिक्चर है, ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये इसके पाँव फूले होंगे कितने ज्यादा। ठीक है, ये पाँव फूले हैं, टांगें भी फूली गई। ठीक है, ये थायरॉक्स थायराइड लेवल्स की कमी की वजह से होता है मिक्सडीमा। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था मैं एक्रोमेगैली की पिक्चर आपको दिखाऊंगा कि एक्रोमेगैली कैसे होती है। वो मेरे पास पिक्चर थी, मैं गलती कर गया उस दिन, मैंने गौर से देखी नहीं। ये है एक्रोमेगैली, इस तरह की होती है। एक्रोमेगैली बेसिकली हम कंडीशन कहते हैं जब जो ग्रोथ हार्मोन है वो बड़े बंदों में, यानी कि अडल्ट्स में ज्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन, तो उसको हम कहते हैं उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली। अगर अगर छोटे बच्चों में ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, जाइगेंटिज्म। ठीक है, तो जाइगेंटिज्म में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जिसमें एक बंदा बहुत बड़ा था। उसमें पूरा जिस्म, सारा जिस्म ही पूरा पूरा मतलब बड़ा बड़ा सारा जिस्म ही बड़ा होगा। जब बड़े बंदों में ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है तो सारा जिस्म नहीं बड़ा होता। ये देखो, इसमें इस तरह का होगा, ये इसकी जॉ बोन कितनी बड़ी हुई है, ये ग्रेट, यही है ग्रेट खली, ये एक रेसलर है, आपको पता है इसका ग्रेट खली, ये एक रेसलर है। ठीक है, तो ये इसकी जॉ बोन कितनी बड़ी हुई है। ठीक है, ये इसकी जॉ आगे की तरफ निकला हुआ है। और इसकी ये अगर माथा भी अच्छे से दिखा दे तो माथा भी इनका काफी ग्रो कर जाता है। यहाँ पर भी देखो ये जॉ बोन कितनी बड़ी है, और इसके हाथ नहीं दिखाए हुए, यहाँ पर इसके हाथ बड़े बड़े हो जाते हैं। वो वहाँ ये आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है ना कि उसकी जॉ बोन बड़ी हो जाएगी, हाथ और पाँव बड़े हो जाएंगे, तो इनके हाथ और पाँव बड़े हो जाते हैं, और ये जॉ बोन देखो कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई है, कितनी बड़ी बड़ी। अरे, शायद मैंने, एक मिनट, शायद मेरे से मैंने दिखा नहीं पाया, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हो रहा है। एक्रोमेगैली की आपको समझ लगी, एक्रोमेगैली किसे कहते हैं? एक्रोमेगैली हम कहते हैं कि जब ग्रोथ हार्मोन बड़े बंदों में ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये पुराना टॉपिक है, मैं इस टॉपिक में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्रोमेगैली की पिक्चर नहीं दिखा सका था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम आउट लेके ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे माफ कर देना। ठीक है, मेरे से बड़ी गलती होगी, मैं दिखा नहीं पाया पहले। ठीक है, अच्छा, तो जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगैली में यही फर्क है कि अगर छोटे बच्चों में ही ग्रोथ हार्मोन बड़ा हो जाएगा तो ग्रोथ जाइगेंटिज्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें बंदे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, वो भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। एक्रोमेगैली में क्या होता है, एक्रोमेगैली में बड़ा बंदा है, यानी कि उसको वो बच्चा नहीं रहा, मतलब बड़ा हो गया, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद उसके में अगर ग्रोथ हार्मोन बड़ा हो गया तो उसमें एक्रोमेगैली हो गई। और इसके में देखो, एक्रोमेगैली में तीन ही चीजें आपकी बुक में शो मेंशन की, उसके हाथ बड़े हो जाएंगे, उसके पाँव बड़े हो जाएंगे, उसकी जॉ बोन, ठीक है, उसका जबड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये देखो इसका जबड़ा कितना बड़ा हुआ है, ये है ग्रेट खली। ये है ग्रेट खली जो कि इंडिया का एक रेसलर है, ये WWE में काम करता रहा है। WWE रेसलिंग की बड़ी बड़ी मशहूर जमाना फेडरेशन है, रेसलिंग देखते हैं हम इनकी, छोटे बच्चे छोटे होते से देखते आ रहे हैं, अब भी देखते हैं कभी कभी दिल करे तो। ठीक है जी, इनके इसके हाथ और पाँव नहीं दिखाए हुए, नहीं तो वो भी बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे। जाइगेंटिज्म भी दिखाई देता हूँ, चलो डिरेल होगा ये है जाइगेंटिज्म की पिक्चर। ये है जाइगेंटिज्म की पिक्चर, ये देखो, ये जाइगेंटिज्म है कि एक बंदा, ये नॉर्मल साइज का बंदा है, और ये देखो ये जाइगेंटिक बंदा है, कितना बड़ा है, इसके हाथ भी सारे सारा जिस्म इसका बड़ा हुआ है। सिर्फ हाथ पांव और जबड़ा नहीं बड़ा हुआ, सारा जिस्म भी बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने मिक्सर डीमा में आपको दिखाया कि कैसे उसके जो पाँव थे, टांगे थी, वो पफीनेस हुई हुई थी, फूले हुए थे। साथ में क्या होता है,
साथ में अगर बड़ी उम्र में ये कैल्शियम थायराइड के लेवल कम हो जाएं तो बॉडी के और मेंटल प्रोसेस सारे रिटार्डेड हो जाते हैं, यानी कि जिस्मानी तौर पर भी बंदा कमजोर होना शुरू हो जाता है। कमजोर होने से मुराद ये नहीं कि वो मोटा नहीं होगा, वो मोटा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन असल में कमजोर होने से मुराद है उसकी प्रोटीन कम हो जाएगी, जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और उसके मेंटल प्रोसेस मतलब दिमागी तौर से भी वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ही बस है थायरोक्सिन के लेवल, यानी कि उसने यहाँ तक खत्म कर दिया, ठीक है। थायराइड T4 T3 की डिस्कशन यहीं तक है। आगे हमने एक और हार्मोन भी पढ़ा था, थायराइड एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है जी। कैल्सिटोनिन। अच्छा, ये मैंने अगर नीचे जाऊं तो ये आपकी बुक में ही सही डायग्राम ली है, ये देखो। ये उसने लेरेंक्स दिखाया हुआ है, ठीक है, लेरेंक्स ऊपर दिखाया हुआ है और नीचे ये ट्रेकिया दिखाया है, ट्रेकिया के सामने ये थायराइड पड़ा हुआ है, थायराइड यानी कि लेरेंक्स से पीछे और ट्रेकिया के सामने पड़ा हुआ है, और ये उसका साइड से जो कि दिखाया तो हमें एक ही लोब नजर आ रहा है थायराइड का। यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, और वो ये है, ये तो थायराइड है। और थायराइड के दोनों तरफ ही यानी कि लोब जो होता है उसके पिछली साइड पर, हर दोनों साइडों पर ही दो दो, यानी कि एक साइड पर दो और दूसरी साइड पर भी दो, एक छोटे छोटे ग्लैंड और पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, बस इतना ही बताना था आपको। अच्छा जी। अब आया थायराइड की, थायराइड से एक और पैराथायराइड की मैं बात बात बाद में करता हूँ, अगला टॉपिक हमारा पैराथायराइड का ही है तो मैं उसकी बात करता हूँ, लेकिन अभी मैं थायराइड पर रहता हूँ। थायराइड का तीसरा जो हार्मोन थायराइड से प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन बेसिकली क्या काम करता है? कैल्सिटोनिन जो है वो जिस्म से जो है वो सॉरी ब्लड से जो है वो कैल्शियम लेके हड्डियों में डालता है। मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी एक दिन के, जो ब्लड में कैल्शियम की लेवल्स हैं, मैं समझ रहा हूँ ये हड्डी है जी, हड्डी को मैं नीले रंग से बना हुआ है, ठीक है। ये हड्डी है, इसको मैं बोन कह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बोन कह रहा हूँ। अब मैं ब्लड को लाल रंग से बना लेता हूँ ताकि, क्योंकि ब्लड होता भी लाल रंग का, ठीक है। ये ब्लड है। मैंने आपको ये बताया था कि ब्लड में जो कैल्शियम के लेवल हैं, कैल्शियम को मैं किस कलर से, ब्लैक कलर से कैल्शियम का रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कैल्शियम है। कैल्शियम ब्लड में भी होता है, और कैल्शियम का यही होता है ना, Ca2 पॉजिटिव। और बोन में भी कैल्शियम है, मैं Ca ही लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। कैल्शियम हड्डियों में तो बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ठीक है, ऐसे ही है। तो लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये था कि कैल्शियम जो ब्लड में होता है, कैल्शियम ये हम बहुत ज्यादा बॉडी इसको रेगुलेट करके रखती है, यानी कि इसकी मकदार ऊपर नीचे नहीं होने देती। कैल्शियम की मकदार बॉडी में तकरीबन 8 से 10 मिली इक्विवेलेंट तक होती है ब्लड में, सॉरी बॉडी में नहीं, ब्लड में 8 से 10 इसकी वैल्यू होती है। अगर आप रिपोर्टें देखें ना किसी बंदे की कैल्शियम लेवल्स की, तो वो 8 से 10 के दरमियान आएगी, 8.4 से 10 के दरमियान आएगी, ठीक है। तो जो बॉडी है वो ब्लड में ना तो 8.4 से कम होने देती है कैल्शियम, ना ही 10 से ज्यादा होने देती है। कैसे 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 नहीं होने देती? बेसिकली इसके लिए वो दो हार्मोन्स का यूज करती है, और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। सबसे पहला हार्मोन आ गया जो हम यहीं पढ़ेंगे, वो है कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन सॉरी, ये कैल्सिटोनिन है, स्पेलिंग याद, CALCITO, और आगे N, और फिर I, और फिर N, ठीक है। कैल्सिटोनिन एक तो हार्मोन है ये। मैं अगर दूसरा हार्मोन अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले इसका काम देख लो। ये कैल्सिटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, पहली बात तो ये थायराइड ग्लैंड से पैदा होता है कैल्सिटोनिन। एक बात याद आ गई आपको, हो गई याद। अब ये करेगा क्या? जब भी ब्लड में कैल्शियम के लेवल से ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि 10 से ऊपर चला गया कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम के लेवल ज्यादा हो जाएंगे, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? खुद ब खुद ही कैल्सिटोनिन को बढ़ा देगा, ठीक है। खुद ब खुद ही पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्सिटोनिन को
बढ़ा देगा। कैल्सिटोनिन जब बढ़ेगा तो ये कैल्शियम को ब्लड से लेकर बोन में डाल देगा। ठीक है। बोन में स्टोरेज की बहुत जगह है, बोन में जितना मर्जी कैल्शियम डालो कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, बोन में कैल्शियम ऊपर नीचे होता रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। बहुत कम ना हो क्योंकि फिर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोन में हो जाए ना, हड्डी में हो जाए कैल्शियम, तो उससे कोई मसला नहीं। ब्लड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी हो गई ना, उसे टेटनी हो जाता है, झटके लगने शुरू हो जाते हैं, और कैल्शियम की ज्यादती हो जाए फिर भी झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ब्लड में, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा, तो थायराइड से कैल्सिटोनिन बढ़ेगा और ये कैल्शियम को ब्लड से लेकर बोन में डाल देगा। ठीक है। और जब कैल्शियम कम होगा, ठीक है, कैल्शियम क्या होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ठीक रहेगा। कैल्शियम कम होगा, ये इधर दिखा देता हूँ, कैल्शियम कम हो रहा है। या कैल्शियम कम हो रहा है तो फिर क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन की लेवल्स को कम कर देगा। कैल्सिटोनिन का एक ही काम है, कैल्सिटोनिन बोन से निकालकर ब्लड में नहीं डालेगा, ये काम नहीं करेगा। कैल्सिटोनिन का एक ही काम है, ये कैल्शियम को ब्लड से लेगा और बोन में डालेगा। ठीक है। तो जब ये ज्यादा मिकदार में होगा तो ज्यादा डालेगा, जब कम मिकदार में होगा तो कम डालेगा। तो जब कैल्शियम के ब्लड में लेवल ज्यादा होंगे तो कैल्सिटोनिन ज्यादा होना चाहिए ना असूली तौर पर, ताकि ये ब्लड से लेकर बोन में डाल दे। ठीक है। और जब कैल्शियम के लेवल ब्लड में कम हो तो थायराइड क्या करता है, इसको कम कर देता है। इसको क्या करता है, कम कर देता है, ताकि जब कम करेगा तो फिर क्या होगा, कैल्शियम ब्लड से बोन में कम जाएगा। ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ये ना समझना ये बोन से वापस कैल्शियम ब्लड में भी डाल लेता है, नहीं, इसका ये काम है ही नहीं। ये सिर्फ ब्लड से ही लेके जाएगा, जब ज्यादा होगा तो ज्यादा ले जाएगा बोन में, और जब कम होगा तो कम लेके जाएगा। ठीक है। मैं यहीं पर रखकर ये पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको नीचे समझ आती रहे। हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड काजेज स्टिमुलेशन एंड सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन। जब कैल्शियम आयन जब ज्यादा होंगे ब्लड में, ये देखो, ज्यादा हो गए ब्लड में, तो क्या हुआ, कैल्सिटोनिन बढ़ गया। ठीक है। और लो लेवल कैल्शियम आयन, जब इसके कैल्शियम आयन के लेवल ब्लड में कम होंगे तो कैल्सिटोनिन कम हो गए, तो इसका सप्रेस हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। सप्रेस का मतलब होता है कम होने को। वो चीज़ हम सप्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम हो गया। जैसे सप्रेसर लगा होता है ना गन के ऊपर, गन के ऊपर जब सप्रेसर लगता है तो सप्रेसर का क्या काम होता है, सप्रेसर गन की आवाज़ को कम कर देता है। Excess or deficiency leads to disturbance of calcium metabolism with its associated effect on nerves, skeletal muscle, blood। यानी कि ये यहाँ पर ये कह रहा है कि कैल्सिटोनिन की या तो अगर ज्यादती हो जाए या फिर कमी हो जाए, तो उसकी वजह से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ये है ना कि ब्लड से बोन में जा रहा है। ठीक है, ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म। तो अगर इसकी कैल्सिटोनिन की कमी या ज्यादती हो जाए जिसम में, ठीक है, खुद से ही बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो यानी कि कैल्शियम जितना भी हो या खुद से ही बढ़ी जाए, खुद से ही कम हो जाए, कोई खराबी आ जाए जिसम में, तो उसकी वजह से कैल्शियम के लेवल्स खराब हो जाते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट नर्व्स पर भी आता है, उसके अलावा मसल पर भी आता है, और उसके अलावा हड्डियों पर भी आता है। ठीक है, स्केलेटन पर भी आता है। ठीक है। थक गया हूँ मैं, काफी पढ़ा दिया वैसे तो। ठीक है जी। इतनी समय लगी अब आपको, ठीक है, तो इसका इस तरह इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, आपको इस बात का पता होगा कि मसल पर कैसे कैल्शियम का इफेक्ट आता है। ये मैं मजे की वैसी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मसल में हमने पढ़ा था वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा सारा कैल्शियम स्टोर होता है, तो अगर ये कैल्शियम बढ़ेगा तो फिर वहां पर खराबी आ सकती है कुछ यानी के। और इसी तरह नर्व पर भी आता है। हमने ना नर्व पढ़ते हुए यहाँ पर आपके लेवल पर, आपके 12वीं के लेवल पर नर्व में ज्यादा कैल्शियम को डिस्कस नहीं किया, हालांकि जिस तरह सोडियम पोटेशियम का रोल होता है ना नर्व इम्पल्स चलाने में, सोडियम पोटेशियम का रोल होता है ना नर्व इम्पल्स चलाने में, इसी तरह कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, लेकिन वो हम आपके लेवल पर डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये आपके स्कोप से बाहर है और आपको समझने में चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो कैल्शियम का नर्व पर भी बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं ब्लड में कैल्शियम की लेवल ऊपर नीचे नहीं हम करते, होने नहीं देते। ठीक है, यानी कि मैंने तो क्या ही करना है, बॉडी नहीं होने देती खुद ही। अब आगे आ गया, कैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन हार्मोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरी लाइन जो है, ये अगला टॉपिक जो है हमारा उसके एंड पर तक आपको क्लियर हो जाएगी कि कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कि एक चीज जो दूसरी चीज के खिलाफ काम करे। मसल भी एंटागोनिस्टिक होते हैं ना, जैसे बाइसेप जो है वो ट्राइसेप का एंटागोनिस्ट है, और ट्राइसेप बाइसेप का एंटागोनिस्ट है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। बाइसेप फ्लेक्स करवाते हैं एल्बो पे, और ट्राइसेप क्या है, एक्सटेंशन करवाते हैं। ठीक है।
बाइसेप क्या करते हैं, बाजू को फोल्ड करवाते हैं, और ट्राइसेप क्या करते हैं, बाजू को सीधा करते हैं। तो ये एंटागोनिस्टिक है। इसी तरह ही जो कैल्सिटोनिन जो ब्लड से कैल्शियम को निकाल कर बोन में डाल रहा है, तो पैराथॉर्मोन हार्मोन है। ये पैराथॉर्मोन का मतलब, पैराथॉर्मोन हार्मोन कौन सा है? पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन अगले लेक्चर में होगा वो। तो एक और हार्मोन होता है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करता है। कैल्सिटोनिन अगर ब्लड से निकालकर बोन में डालेगा कैल्शियम को, तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो बोन से निकालकर ब्लड में डालेगा, ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। कैल्सीट्रॉन, इनके बारे में आपको यही याद रखने की जरूरत है कि इसका एक ही काम है कि कैल्शियम को निकालकर ब्लड से निकालकर बोन में डाल रहा है। जब इसका ज्यादा लेवल होगा तो ये ज्यादा डालेगा, जब कम होगा तो कम होगा। इसका ज्यादा और कम लेवल किस हिसाब से होता है? बोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल से। अगर ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे तो कैल्सिटोनिन भी ज्यादा हो जाएगा, और ये कैल्शियम को निकाल कर बोन में डाल देगा ताकि कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाए। अगर ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स कम होंगे तो कैल्सिटोनिन भी कम हो जाएगा, ताकि ये कम डाले ब्लड से बोन में कैल्शियम, ठीक है जी। लास्ट लाइन, ये ग्रीन डब्बा जो है, ये बड़ा ही आसान सा है, और वो ये है कि हम यूज करते हैं अक्सर औकात घरों में आयोडीनेटेड साल्ट। आयोडीनेटेड साल्ट का मतलब होता है कि वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, वो उसमें थोड़ी आयोडीन शामिल की होती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आयोडीनेटेड साल्ट। आयोडीनेटेड साल्ट जो होता है, ये क्यों हम बेसिकली ज़्यादातर यूज करते हैं? ताकि बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, क्योंकि बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? थायराइड T43 नहीं बनेगा। T43 नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? गिलट बन सकता है, जैसे ये दिखाया हुआ है। ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कैसे गिलट बनेगा। तो इसकी वजह से हम टेबल साल्ट, ये नॉर्मल हमारा जो नमक होता है उसके साथ हम आयोडीन भी लेते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं आयोडीनेटेड साल्ट, ताकि बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक मैं टेबल साल्ट विद आयोडीन हम इसलिए लेते हैं ताकि बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, और आयोडीन की कमी अगर हो ना हो, इसका सीधा सीधा मतलब यही है ना कि थायरोक्सिन की कमी ना हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक मैं एंड कर रहा हूँ ये लेक्चर।